हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत मौत आती है तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ने में। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ पूरा सॉल्यूशन देख के जाना। इतना तो मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, अगर तुमने अपने 25 मिनट्स दे दिए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है। डन, ठीक है। अब यहाँ ना बात, यार मुझे सबसे पहले ये बताना है कि केमिस्ट्री का ना सबको बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वैसे भी तुम तो हो ही हीरो, तुम्हें पढ़ने का वैसे भी मन नहीं करता केमिस्ट्री, राइट? तो फिर अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो फिर मैं तुम्हें डिटेल में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि क्यों हमें केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्लियर? अब सबसे पहले अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि IBCT में केमिस्ट्री का कितना वेटेज होता है, एवरीबडी, क्या मैम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? एवरीबडी नोज 20 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन रहता है, 20 मार्क्स का हमारा एग्जाम रहता है केमिस्ट्री का, राइट? अब यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगी कि 11th का कितना वेटेज रहता है और 12th का आपका कितना वेटेज रहता है। ऑल्दो ये ईयर टू ईयर चेंज हो जाता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मैम आपने तो कहा था 11th में हम आपको 11 से आएगा 8 मार्क्स का और यहाँ तो 20 के 20 मार्क्स 11 से आ गए, तो पैटर्न चेंज हो सकता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। डन? तो ध्यान से सुनना यार, अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो फिर केमिस्ट्री में ना हमें बहुत स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है, मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइंस्टीन तो तुम्हें बनना नहीं है, नहीं तुम्हें नहीं बनना है, तुम्हें IBCT को फोड़ना है, और अगर तुम्हें IBCT फोड़ना है तो फिर तुम्हें एक प्रॉपर वे पता होना चाहिए हमें स्टार्ट कैसे करना है। डन? अब अगर तुम मेरे इस लेक्चर को पूरा देखते हो तो फिर डेफिनेटली तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार केमिस्ट्री को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें छोड़ने दूंगी नहीं। डन? ठीक है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। IBCT 2025 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं केमिस्ट्री का। तो 11 से ना यार हमारे पास इस बार 8 क्वेश्चन आए थे। डन? अब अभी आपने मैथ्स का सॉल्यूशन देखा या फिर फिजिक्स का सॉल्यूशन देखा, इतने क्वेश्चन बुकलेट से आए थे, इतने क्वेश्चन बुकलेट से, क्या केमिस्ट्री के लिए बुकलेट पढ़नी है? नहीं यार, वैसे भी बहुत दुख दर्द है तुम्हारे जीवन में, तो GMDI ने ठेका ले लिया है कि थोड़ा कम कर दे तुम्हारे दर्द को, राइट? तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बुकलेट को पढ़ने की। अगर तुम क्लास को अटेंटिवली सुनते हो अगर, तब भी तुम 15 to 16 क्वेश्चन यू कैन ग्रैब इजीली, और इससे ज़्यादा चाहिए क्या तुम्हें? डन? तो यहाँ ना आउट ऑफ 20 12 क्वेश्चन डिट्टो एज इट इज जो क्लासरूम एग्जाम्पल से आए हैं, इवन क्वेश्चन भी चेंज नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या वो क्वेश्चन है। तो यार हमारे पास वैसे तो 11th में बहुत सारे चैप्टर है, मैंने ये टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, आप लोग देख लेना किससे कितना क्वेश्चन आ रखा है, बाकी क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता दूंगी आपको। ये ग्रीन से दिख रहा होगा डायरेक्ट फ्रॉम क्लासरूम में। डन? अब ये है 12th का, 12th में आपको इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, जितना भी मैंने ग्रीन से दिखा रखा है इट मीन्स कि डायरेक्ट क्लासरूम वाले एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, तो फिर अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है। डन? तो यार पहला क्वेश्चन ये डायरेक्ट ALCL वेंटो फैक्टर से है। तो यार वेंटो फैक्टर निकालने के लिए, जिसे हम आई कहते हैं, हमारे पास ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। AlCl3 को सबसे पहले तोड़ दो, AlCl3 मेरे पास है, AlCl3 मुझे इसे डिसोशिएट करना है। डिसोशिएट का मतलब ही होता है सेपरेट करना, अलग कर देना। तो Al है, एक आपको Al मिल जाएगा, दूसरा मुझे दिख रहा है Cl है। डन? अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, Al के बगल में 3 है ना, तो ये इसका चार्ज होता है 3+, और Cl के साथ क्या है 3, तो ये इसके आगे चला जाता है, और ये तो हैलोजन है तो माइनस तो आई गई। अब टोटल आयंस काउंट करो कितने, 3 और 1 4। डन? तो I का फॉर्मूला होता है, पार्टिकल जब डिसोशिएट हो गया है, कितने हैं, डिसोशिएट होने से पहले कितना था 1, 4/1 दैट इज 4, और यही आपका आंसर है। डन? लेट्स मूव अहेड। अब अगेन आपको फिर बड़ा बड़ा ग्रीन में दिख रहा होगा कि डायरेक्ट फ्रॉम क्लासरूम एग्जाम्पल, सेम डिट्टो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में करवाते हैं क्लासरूम में। अगर मैं बोल रही हूँ कि डिट्टो है इट मीन्स है, डिजिट भी चेंज नहीं है। अब ये ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम चैप्टर का, इसका रिलेशन कहता है हमें Kp = Kc RT⁻⁴ डेल्टा Ng, और सबको इतना आइडिया है Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, P इज प्रेशर, C इज कंसेंट्रेशन, R है आपका गैस कांस्टेंट, जहां हम वैल्यू लेते हैं R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर गिवन है 500 केल्विन, Kp की वैल्यू गिवन है
दिस वन, मुझे KC निकालना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा आंसर डी। और प्लीज़ सब लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि मैम मेरा आंसर ये है। अब नेक्स्ट है, ये ना IMCT 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, मेरे पास हेलो एल्केन है। अब हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है RX, डन। इसका रिएक्शन मुझे कराना है AgCN के साथ, तो AgCN, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये रिएक्शन आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। क्लियर? अब शायद तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता है, नहीं भी पता है तो फिर पता कर लो तुम। मेटल के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नो मैटर व्हाट। अब इसके बगल में जो होगा उसके ऊपर माइनस। अब यहाँ Ag और कार्बन का बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट होता है। अब ये यहाँ से डिसोशिएट नहीं हो सकता, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। तो सबको पता है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहता है। अब यहाँ ये बॉन्ड आयोनिक है, डन। X के ऊपर आयोनिक ना भी बोले तो फिर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है ना। R है हमारा कार्बन कार्बन की चेन, X है मेरा हेलोजन। हेलोजन के ऊपर हमेशा आएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा मेरा प्लस। अब फिर बात वही है, जहाँ प्लस है माइनस को भेज दो, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस को भेज दो। अब ये जो माइनस है ये बाहर चला जाएगा, इस प्लस के पास ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो यहाँ से मेरा प्रोडक्ट बनेगा RNC। और जहाँ पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें दिखा यार NC, तो समझ जाना आइसोसाइनाइड के बारे में बात हो रही है। तो हमें मिलता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, डन। कुछ है नहीं, देख लो तुम, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये ना बहुत सिंपल है, ये डायरेक्ट। अब यहाँ हम बात करते हैं, ये ना तुम्हें इन आयंस में कुछ स्पेशल दिख रहा होगा, और इसमें एक ही बात स्पेशल है यार, इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इनको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तुम देखो 16 और 2, 2 नेगेटिव, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं वापस उसके पास। 16 और 2 18, Cl माइनस 17 होता है, एक नेगेटिव है 18, K 19 होता है, नेगेटिव चला गया है तभी तो हम पॉजिटिव होंगे। तो इसमें अगेन 18, कैल्शियम 20 होता है, 2 नेगेटिव उसने हटा दिया तो फिर 2 प्लस आएगा, उतना वो पॉजिटिव होगा, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है, अगर मुझे साइज देखना पड़े आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, वो डिपेंड करता है तुम्हारे एटॉमिक नंबर पे इन्वर्सली। तो यार यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन का 17, सिमिलरली कैल्शियम का 20, इसका 19। तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा साइज उसका जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा। इट मीन्स सल्फर S2 सल्फाइड इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, ये तुमने बहुत बेसिक 10th क्लास में पढ़ा है, हाइड्रोजनेशन। अगर हम एल्कीन का करते, इथीन, ईन बोले तो डबल बॉन्ड, सिंपल है। डबल बॉन्ड का सिंगल हो जाएगा, ईथ तो वैसे ही रहेगा, तो बन गया आपका इथेन, डन। ये बहुत बेसिक है, इसमें इतना ज़्यादा बताने की आई डोंट थिंक की नीड है। अच्छा नेक्स्ट, अगेन ये भी डायरेक्ट क्लासरूम एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। इसमें ना बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे NH3 का कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो सिंपल है, एसिड बेस को डिफाइन करने के ना हमारे पास 3 तरीके होते हैं। अब सब कुछ तो मैं यहाँ बताऊंगी नहीं। अब NH3 है, अब मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है, तो मुझे ना एक कॉन्सेप्ट बताना है, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो H+ को रिलीज करता है उसे एसिड बोला जाता है, जो H को एक्सेप्ट करे उसे बेस कहा जाता है। इसे ठीक से सुनना तुम, OH नेगेटिव के टर्म्स में नहीं बात कर रही हूँ मैं। जो H+ को निकाल दे वो एसिड, और जो H+ को एक्सेप्ट कर दे वो आपका बेस। अब यहाँ पे ट्रिक है, नॉर्मल सिंपल ट्रिक। अब मुझे कॉन्जुगेट बेस निकालना है, तो यार अभी तो मैम ने कहा कि अगर बेस है तो वो H+ को एक्सेप्ट करेगा, मतलब गेन करेगा ना, तभी तो वो बेस है, क्योंकि जो हटाए वो तो एसिड है। तो जो H+ को गेन कर दे वो बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस में इसका उल्टा लेके चलना है, जो H+ को माइनस कर दे वो आपका कॉन्जुगेट बेस।
तो NH3 से H+ जाएगा तो NH2 ही तो बचेगा। क्लियर? तो बहुत सिंपल है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे डायरेक्ट डायमिसिटी के टेस्ट सीरीज से आ रखा है। क्लियर? अब आगे मुझे ये बताना है Cr2O7 नेगेटिव को 1 मोल दे रखा है इसको रिड्यूस करने के लिए कितने फराडे का मुझे इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी, चार्ज पास करानी पड़ेगी या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल इसमें ना कुछ नहीं है, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। आइंस्टीन तुम्हें बनना नहीं है, तुम्हें एमएससीटी में अच्छा रैंक लाना है और उसके लिए बहुत बेसिक ही चाहिए, ज़्यादा इसरो की प्रिपरेशन नहीं करनी है तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ पे Cr है, इसको मैं x मान लेती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 × x प्लस 7 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ओवरऑल चार्ज -2 है तो इक्वल टू में -2 रहेगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। अगर एक Cr में 6+ चार्ज है तो अंडरस्टूड है 2 में कितने होंगे, × 2 कर दो, क्योंकि मेरे पास तो 2 Cr है ना, तो यहाँ से मुझे Cr बनाना है। अच्छा, तुम्हें ये बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती होगी क्योंकि तुम अभी जस्ट 12th पास करके आ रखे हो। किसी को रिड्यूस कर देना मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। यहाँ पे Cr के ऊपर 6, मैंने 6 क्यों लिखा, x की वैल्यू 6 आई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे कोई हवा नहीं है, हलवा है। Cr के ऊपर कितना चार्ज है, किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Cr के ऊपर 6+, अब 2 Cr है तो 2 लिख दिया मैंने। Cr 6+ को Cr बनाना है, रिड्यूस करने का मतलब यही तो है, चार्ज को हटा देना। तो 2 Cr है तो मैं 2 लिखूंगी। अब यहाँ से मुझे देखना है, अगर एक Cr को यहाँ भेजना है मुझे, तो मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ एक्चुअल में क्वेश्चन होना चाहिए था Cr को रिड्यूस करके Cr3+ रखना है। ठीक है, तो 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12, 2 × 3 कितना हो रहा है, 6, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे भी 6 होगा। तो मुझे करना है +6 इलेक्ट्रॉन, तभी तो नेगेटिव को ऐड करेंगे तो 6 और 6 दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। तो 1 फराडे मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1 फराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का 2 फराडे, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 6 फराडे। तो तुम्हारा आंसर ये। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, और ये O2 2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 माइनस, ऐसे सबसे पहले मैं यही लिखती हूँ क्वेश्चन, MOT में यहीं से स्टार्ट करती हूँ, और या तो फिर मैं H2+, H2 माइनस और H2 लिखती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है। अब मैम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, क्या हमें पूरा डायग्राम याद करना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं याद करना है। मुझे पता है तुम याद भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ट्रिक याद रखना है। 14, ठीक है, 14 से नीचे लेके चलो, 15, 16, 17, 18 तक। 14 से ऊपर लेके चलो, 13, 12, 11, 10। 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। नीचे जाओ 0.5 माइनस करते रहो, ऊपर जाओ 0.5 माइनस करते रहो, तो यहाँ आ जाएगा 2.5, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1.5। क्लियर। अब मुझे O2 माइनस का निकालना है। O2 माइनस मतलब कि एक ऑक्सीजन में तो यार 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 और 1 माइनस है तो 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5। 1.5 है तो 1.5, और वहाँ पे ऑप्शन एक ही है 1.5 वाला, तो बाकी पैरा डाया तो यहीं से पता चल गया। अच्छा ठीक है, अब ये नेक्स्ट अगेन दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। जब भी मैं आईपीएससी नेमिंग स्टार्ट करती हूँ, मेरे ये फेवरेट है। वर्नर्स थ्योरी का फर्स्ट एग्जाम्पल CONH3 का होल 6 ब्रैकेट Cl3, और दूसरा मेरा ये, मैं इनको इंटरचेंज करके दिखाती हूँ, Cl को अंदर अमोनिया को बाहर। तो ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी मैं VBT पढ़ाऊंगी या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी पढ़ाऊंगी, तो ये मैं सबसे पहले करवाती हूँ क्लास में। तो सिंपल है, अब मुझे पता है तुम अभी भी पढ़ के आ रहे हो, तो मुझे डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए सबसे पहले। 5 है, लीगेंड से होती है नेमिंग स्टार्ट, पेंटा,
सब में पेंटा है। NH3 को अमीन बोलते हैं, सब में अमीन है, पेंटा अमीन। ब्रैकेट के अंदर इस डब्बे के अंदर दिख रहा है, तो ये Cl दिख रहा है, मुझे इसे लिखना है क्लोराइडो। डन। चलिए, तो मैं क्लोराइडो यहाँ देखती हूँ, यहाँ देखती हूँ, यहाँ देखती हूँ, यहाँ सब में क्लोराइडो है, ये भी सही है। अब यहाँ पे कोबाल्ट है, CO इज कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, कोबाल्टेट है। अच्छा, मुझे ना एक बात बतानी है, सिंपल सी बात, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है डब्बा, इसके अगर एक्सट्रीम राइट पे कुछ लिखा है ना तो समझ जाना ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। डन। और न्यूट्रल के लिए नेमिंग एज इट इज रहती है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा, जब नेगेटिव होगी तो क्या होगा, क्लासरूम में आना फिर सीखेंगे। डन। चलिए, अब नेक्स्ट है, पॉजिटिव था तो मैंने कोबाल्ट लिखा, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तुम अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे इसका तो ये 0 +1 मतलब इसका -1 होता है, -1 -2 -3 = 0, ओवरऑल चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ये या तो ये। अब आ जाते हैं काउंटर आयन के बारे में बात करते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो लिखा है दैट इज योर काउंटर आयन, दिस इज नॉट योर लिगेंड। और काउंटर आयन को हमेशा हम आइडो के फॉर्म में नहीं लिखते, तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे तो आइडो लिखा है। डन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए तो नहीं कहूँगी मैं, ये MCT में डायरेक्ट एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। अब 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे यार, है ना, अब सारा पेपर मैं थोड़ी बना रही हूँ। चलो, pH = 1/2, pH ही निकालना है गेस। डन। तो अच्छा, मुझे क्या दे रखा है, पहले मुझे ये देखना है, मुझे pKa और pKb दे रखा है। Ka होता है एसिड का कांस्टेंट, Kb होता है बेस का कांस्टेंट। मुझे Ka और Kb दे रखा है, pKa और pKb। तो pKa pKb अगर दे रखा है तो फिर तुम आंख बंद करके इस फॉर्मूले को याद रख लो, pH = 1/2 pKa - pKb + 7। अब सॉल्यूशन तुम इसका निकालोगे, pKa की वैल्यू गिवन है, pKb की वैल्यू गिवन है। आंसर अगर निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, जो कि इतनी घबराने वाली बात नहीं है, हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो अगर तुम मुझे ये बोलने वाले हो कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, फिर तो तुम गए, फिर तुम्हें फिजिक्स भी नहीं आती, तुम्हें उसको भी अच्छे से पढ़ना है। इसमें नॉर्मल सा मुझे वेवलेंथ निकालना है, पीरियड मतलब कि टाइम पीरियड इज गिवन, क्या ही रखा है यार, C = न्यू लैम्डा। अब C की वैल्यू देंगे तभी पता चलेगा, ये तो गलत है, ये तो पता है ना मुझे 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, सबको पता है। मैम फ्रीक्वेंसी तो देनी रखी है, तो फिर फ्रीक्वेंसी को 1/t ही तो लिखते हैं, तो 1/t यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। क्या तुम्हें T नहीं पता? डन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कितना समझा पा रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि आता हलवा ही है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है यार। नेक्स्ट, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। 32 ग्राम मिथेनॉल में कितना मोल्स होगा ये पता कर लो। तो मिथेनॉल का मुझे पता है CH3OH। अब तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि MACT में मिथेनॉल का डायग्राम मतलब फॉर्मूला देगा, तो सॉरी टू से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मिथेनॉल, तो इसका अगर तुम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना, ये 32 ही आ रहा है, ठीक है। कैसे पता है? क्योंकि मैंने तो ये सॉल्व कर रखा है एक बार। डन। और इतना मैं इलेबोरेट करके अभी समझाने का टाइम है नहीं मेरे पास। तो यह 32 ग्राम मिथेनॉल का मुझे पता है 32। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो 32 तो गिवन था, डिवाइड बाई 32, क्या आया नंबर ऑफ मोल्स? 1। अब तुम चेक कर लो ना, इसमें से किसका नंबर ऑफ मोल्स 1 आ रहा है? गिवन मास सबका दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा आंसर आएगा सी। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे ना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो फिर तुम्हें बस एक रिलेशन याद रखना है
बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगी। सिंपल, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। अब मुझे मिथॉक्सी मीथेन देखना है। मिथॉक्सी मीथेन है तुम्हारा CH3OCH3। मुझे प्रोपेनल को देखना है। प्रोपेनल होता है तुम्हारा CH3COH। दिस इज योर प्रोपेनल। अब मुझे प्रोपेन ऑल लिखना है, CH3CH2CH2OH। तो सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना है, तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करना है। मिथॉक्सी मीथेन ईथर में लगता है डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि वीक होता है। देखो यार, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा प्लस। दो पोल दिख रहे हैं ना, डाइपोल, दो पोल दिख रहे हैं, इट मीन्स कि डाइपोल इंटरेक्शन है। सेम यहाँ होगा, कार्बन के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, दो पोल दिख रहे हैं ना, डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे जो डाइपोल इंटरेक्शन होगा वो थोड़ा वीक होता है, और यहाँ का डाइपोल इंटरेक्शन इज बहुत ज़्यादा हाई। और एल्कोहल में तो सबको पता है, एवरीबडी नोस कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डाइपोल इंटरेक्शन से हमेशा ज़्यादा है। तो फिर यहीं से पता चल गया, मोर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर विल बी दी बॉइलिंग पॉइंट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें? इसमें, तो प्रोपेनॉल का सबसे ज़्यादा, फिर एल्डिहाइड, फिर आपका ईथर, ऑप्शन बी। तो क्या सीखे तुम? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जितने ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कमेंट सेक्शन में तुम ज़रूर बताना कि हाँ हम आज ये पॉइंट सीखें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये बेसिक है नॉर्मल। अपोलो स्पेस, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसपे कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो अपोलो स्पेस क्राफ्ट में जो फ्यूल सेल यूज हुआ था, दैट इज योर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल। डन। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, और 16 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। अब मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है। डन। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, मुझे स्पिन ओनली मूवमेंट बताना है, कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें लिखना है n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो ना, M2+ है और Z की वैल्यू 28 है, मतलब कि निकिल है। अगर निकिल है तो निकिल के ऊपर 2+ आए। देन निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 4s2 3d8। 2+ है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, बचा क्या? 3d8। इस 8 को लिखो आप यहाँ, d ऑर्बिटल बनाओ। इतना तो बताइए, 5 डब्बे होते हैं d ऑर्बिटल में, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे साफ साफ दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2। और जब तुम वैल्यू इसकी सॉल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन, तुम्हें आंसर मिलेगा B 2.87। क्लियर? तो ज़्यादा कुछ नहीं है यार। अगर तुम 45 मिनट आराम से क्लासरूम में सुनते भी हो ना, ये मेरा टैग लाइन है, खैर अभी तुम्हें लास्ट में बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। डन। अब ये थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा घबराहट हुई होगी, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हुई होगी अगर केमिस्ट्री के सेगमेंट तक तुम पहुँचे होंगे। तो यहाँ पे ना एक वर्ड आ गया था यूरोट्रोपाइन। अब ये तो यार जिसको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है वही कर पाया होगा। यूरोट्रोपाइन कुछ नहीं है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन है, जो फॉर्मेल्डिहाइड से अमोनिया का रिएक्शन करने पे बनता है। ठीक है, तो याद है, अगर कभी पढ़े होते तो एज इट इज़ था वैसे हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसको देख के हैवी वर्ड, ओ गॉड, जहाँ आ गए ऑर्गेनिक, डब्बा गुल, अब तो कुछ नहीं हो सकता, हाथ पैर फूल जाते हैं तुम्हारे, है ना। तो यार डरना नहीं है कि ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड, ये सब देख के ये कुछ नहीं है। तुम्हें बस की वर्ड पकड़ना है एक। कौन पढ़ रहा पूरा? नहीं, तुम्हारे पास पेपर, वहाँ प्रेशर होता है, क्यों पढ़ना है पूरा?
तुम्हें दिख रहा है ना कि अरे दूर से ही चमक गया है तो टॉलेंस लिखा हुआ है, जहाँ दिख गया टॉलेंस वहाँ सिल्वर मिरर तो है वो ऑप्शन। और तुम्हें क्यों पढ़ना है पूरा क्वेश्चन? पढ़ रहे हो तो तुम्हें स्ट्रेटजी पता नहीं है फिर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो आओ फिर JMDI, ठीक है। आगे अच्छा 19 क्वेश्चन है ये मेरा। अब ये डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ गया है। अब देखो यार, जहाँ मैं ये बोल रही हूँ कि 20 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन एज इट इज, सॉरी 12 क्वेश्चन एज इट इज क्लासरूम एग्जाम्पल थे, इवन डिजिट भी चेंज नहीं थी। यहाँ अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो फिर सच ही है इस बात में, ठीक है। बट अगर मैं इतना बोल पा रही हूँ तो फिर मैं इसके लिए भी आई कैन से प्राउडली, देखो यार बायोमोलिक्यूल ना थोड़ा हैवी चैप्टर है। हम चाहते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा प्रेशर कम फील हो, तो हम बायोमोलिक्यूल को थोड़ा रेसिस्ट करते हैं कि बेटा इसको हम नोट्स दे देंगे, तुम खुद से पढ़ लेना। बट वहाँ से एक क्वेश्चन आया था, है ना, डन। अब बाकी बात पे बात करते हैं। अब ये 12th वाले बच्चे मुझसे कोरिलेट कर पा रहे होंगे, 12th में हम पढ़ते हैं इसे, IMACT पे हम इस चैप्टर को थोड़ा स्किप कर लेते हैं। तो शायद मैं ये मान के चल रही हूँ कि बच्चों ने नोट्स ना देखा हो, ना पढ़ा हो, बट हम तो देते हैं प्रॉपर नोट्स, है ना। RNA की अगर मैं बात करूँ इसमें कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, तो फिर डायरेक्ट आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब तुम लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दो। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब ये सिंपल है, विट्रल बोलते हैं ना इसे, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। तुम्हें पता होना चाहिए वाटर 5 दिख रहे हैं, लेकिन कॉपर से जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो सिर्फ 4 वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल जो बचता है ना, वो सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना। मुझे पता है यार तुम्हारे पास बहुत सब कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत सारा है, फिजिक्स पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, वैसे भी इतना सारा प्रेशर कौन झेले। 30 चैप्टर है 11th-12th में मिला के। बट मुझे अगर पता है कि मुझे क्या पढ़ना है तो फिर डेफिनेटली मैं अपने प्रेपरेशन को यहाँ से इस पीक में लेके जा सकता हूँ या फिर जा सकती हूँ। तो यहाँ आओ, एक प्रॉपर गाइडेंस जहाँ आपको मिलेगी और तुम बहुत ईजीली हंसते खेलते अच्छे से जहाज में पहुँच जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।